चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें हम लोग, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या नोट करके चल सकते हैं, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा निकाल के देखो। ये सब जो कंपाउंड्स यहाँ बना रहे हैं ना, इन सब का स्ट्रक्चर तुमको बनाने आ जाएगा 2 साल के एंड तक, तुमको पता चल जाएगा इन सब स्ट्रक्चर्स को बना कैसे सकते हैं। सर जूम ऐप हटाइए, क्या चेंज कीजिए। अच्छा क्यों ऐसा, बताओ भाई आयुष। हाँ क्यों ऐसा, पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, 1 के बराबर। हाँ फोन से कनेक्ट कर लो। पहले वाले केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक तो हम लोग फॉर्मूले से काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूले वाले पार्ट में अगर ढंग से देखो यहाँ पे तो 3 कार्बन दिख रहा है हम लोगों को, उसके अलावा पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और बीच में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब C2H6O। तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड पहले से दिख रहा है, तो अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो सीधा स्ट्रक्चर से आंसर निकाल लो, फिर उसके बाद फॉर्मूले का काउंटिंग मत करो। लास्ट क्लास में बोला भी था, एक पाई बॉन्ड एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस केस में पहले वाले केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा सर 4। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा, चौथा, और रिंग को कौन छोड़े, मतलब रिंग को कौन काउंट करेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5। 4 तो पाई बॉन्ड्स हो गए केवल, और रिंग वाला पार्ट भी तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो जो रिंग है उसके हिसाब से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, मतलब टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 11। सर 2। 2 रिंग है यहाँ पे, अगर 2 रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर आराम से पुटअप कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, आगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होना चाहिए, 2 रिंग यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे उसको ऐसा समझो, पहले एक रिंग था, जब इसको 20 से डिवाइड किया तो 2 रिंग बन जाएगा। अगर 2 रिंग बन गया इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, वैसे अगर स्ट्रक्चर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दिखाई देंगे, अगर सिंपल रिंग है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर स्ट्रक्चर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दिखाई देंगे तब उस केस में नॉर्मली ट्राई करना कि उसके फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं तो उसमें रिंग का डिटर्मिनेशन करना थोड़ा मुश्किल पार्ट हो जाता है। कैसे होता है उसको आगे के क्वेश्चन में समझ में, मतलब उसको आगे के क्वेश्चन में हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। चलो ट्राई करते जाओ क्वेश्चन नंबर 13 14। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर है, प्रिज्म तो सबको मालूम है, तो एग्जैक्टली उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, नाम में से प्रिज्मॉइड दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में।
हाँ मेरे स्मार्ट का क्या क्लास चल रहा है? ऑडियो ऑफ रखो भाई अपना। ट्राई करके देखो, तीनों क्वेश्चंस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में कितना आंसर आएगा? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में 2 के बराबर आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो इस तरह के केस में हम सजेशन देंगे कि नॉर्मली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से काम करना। जैसे अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं, तो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन है, और हर एक कार्बन पे 3-3 बॉन्ड दिख रहा है हमको। तो इसका मतलब हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होगा। तो 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन दे रखे हैं। इसका मतलब बेसिकली C6H6 की बात कर रहे हैं। 10th क्लास में इसको बेंजीन रिंग समझा होगा। 10th क्लास में बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 दे रखा था। बट अब जाके C6H6 केवल बेंजीन रिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो C6H6 मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2। इसका मतलब 7 माइनस 3 4 के बराबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जिससे पूछेंगे वही बताएगा। श्रुति, यस सर। बताओ भाई आंसर 15 का। 5 है। 5 आएगा पक्का? फॉर्मूले के हिसाब से काउंटिंग करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का दे रखा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देगा जहाँ पे एक से ज्यादा रिंग दिखाई दे रहे होंगे, तो उस केस में सीधा फॉर्मूले से काउंटिंग करना। तो टोटल 8 कार्बन दिख रहे हैं और हर एक कार्बन के ऊपर हम लोग के पास 3-3 बॉन्ड्स हैं, मतलब सारे कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल 8 कार्बन हैं और उसके अलावा 8 हाइड्रोजन हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 निकल के आ सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे तुम लोगों को, थोड़ा ढंग से देखना है इस चीज को और एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हेडिंग जब डलवाया था, तो हेडिंग में 3 टॉपिक्स लिखवाए थे तुम लोगों को। शायद ध्यान होगा। आ गया भाई।
कहाँ हेडिंग डलवाया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अलावा बाकी और कुछ? अच्छा सॉरी ऊपर था। हाँ ये चीज जो लास्ट क्लास में हेडिंग डलवाया था उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था वर्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट था और हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स था। तो ये दोनों टर्म तो एक्सप्लेन कर दिया था। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कितना अनसैचुरेशन एग्जिस्ट कर रहा है कंपाउंड के अंदर। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट मतलब रिंग वाले पार्ट कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बताया था। हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स क्या होता है, तो इस चीज का मतलब अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स क्या होता है तो उसको इस तरीके से समझ सकते हो, और डेफिनेशन नोट भी करना है तुम लोगों को। खैर डेफिनेशन इसके नीचे नोट कर लो। हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स it is the number of moles of hydrogen, it is the number of moles of hydrogen that must be added that must be added to 1 mole of a given compound, to 1 mole of a given compound to completely convert into to completely convert into saturated open chain structure, to completely convert into saturated open chain structure। किसी भी एक कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन का मोल ऐड करें ताकि वो कंपाउंड कंप्लीटली ओपन चेन सैचुरेटेड, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस चीज को हम लोग हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स बोल सकते हैं। और 10th क्लास में तुम लोगों ने एक छोटा सा रिएक्शन सुना होगा, जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा उसका। मिली Yes, sir. बताओ भाई ये क्या होता है? ये सुना था 10th क्लास में? Yes, sir. क्या होता है हाइड्रोजनेशन? Sir, addition of hydrogen or reduction of oxygen. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ रही है तुमसे, नालायक। हाइड्रोजनेशन पूछ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा ना पूछ रहे हैं। अनिमेश यस सर। बताओ जल्दी। सही नहीं बोली वो। क्या बोली वो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और उसमें ऐड की थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और सर प्लस ये भी होता है लूजिंग और गेटिंग ऑफ आयंस। अरे भाई कौन सी यस सर। दुनिया में जी रहा है भाई तुम लोग? ऋषि Sir, combining hydrogen with an unsaturated compound. मतलब तुम लोग हाइड्रोजन, हाँ इसका आंसर सही है। हाइड्रोजनेशन को कहाँ से रिलेट कर रहा है भाई? पहला टॉपिक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसका डेफिनेशन बता रहा है तुम लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का डेफिनेशन उसमें ये और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबे हाइड्रोजनेशन टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 4। कौन से दुनिया से रिलेट कर रहा है? तुम लोग 10th क्लास की चीजें भूल किया है। तुम लोग को 2 साल केमिस्ट्री कैसे याद रहेगा? 2 साल का सिलेबस याद रखना होगा नीट के एग्जाम में तुम लोगों को। ऐसे पढ़ाई किए तब तो हो गया तुम लोग का नीट। नीट का क्या, नीट का एम नहीं निकलेगा तुम लोगों का कुछ। ऐसे पढ़ाई मत करो, थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई करो। 9th 10th की चीजें में एटलीस्ट 10th तो ढंग से मेहनत करके पढ़ा होता, वो तो याद होना चाहिए। समझ में आता है कि तुम लोग का मेमोरी स्पैन कितना छोटा हो गया है। ये 10th क्लास की चीजें अभी अप्रैल में एग्जाम दिया है, सॉरी मार्च में, और अप्रैल मई और जून चल रहा है, अभी 2 महीने के अंदर भूल चुके। जबकि 10th में लोग सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, एक्चुअल पे बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। तो बोर्ड का एग्जाम है तो सबका मेमोरी के साथ ये दिक्कत होता है। खैर ये इससे तुम लोग को सीखना चाहिए कि अगर हम लोग कोई भी चीज अच्छे से ही पढ़ते हैं तो भी 2 महीने 3 महीने के अंदर भूल जा रहे हैं। मतलब बार बार उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीजें याद रह पाएंगी।
हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एडिशन ऑफ H2 टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड to convert it into saturated compound to convert it into saturated compound। और ये चीज देखा होगा तुम लोगों ने क्लास 10th वाले पार्ट में, जैसे इथीन वाला पार्ट है, वहां पे उसका एप्लीकेशन भी था यार, जहां तक हमको ध्यान है कि जो हम लोग का फैटी एसिड वाला पार्ट होता है वो अनसैचुरेटेड वो होता है, अनसैचुरेटेड सॉरी घी वाला जो पार्ट होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजनेशन करा के सैचुरेटेड उसमें फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इथीन वाले पार्ट में हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो बेसिकली H2 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जाएगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को एक अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जा रहा था। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजनेशन कराने पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे हमेशा हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा। हम लोग हाइड्रोजनेशन जब कराएंगे तो दूसरे कंपाउंड्स पे मिल सकते हैं, जैसे अगर मान लो ऐसा दे रखा प्रोपेनॉन वाला पार्ट, कीटोन वाला पार्ट, अगर इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो जिन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, सीधा ये हाइड्रोजन वाले पार्ट उन दोनों एटम्स पे ऐड अप होंगे। तो ये हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है एक ऑक्सीजन से ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन से ऐड होगा, और इनके खुद के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा। मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगर हम लोग ढंग से कंसेंट्रेशन लेके चले तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, अभी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, तो उसके अलावा ऑक्सीजन वाले पार्ट पे एक H का एडिशन, नीचे वाले पार्ट पे भी एक H एडिशन, तो यहाँ पे एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस चीज को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं ओवरऑल, लेकिन इस चीज को हम लोग जब हाइड्रोजनेशन के टर्म में बोल रहे हैं तो हम लोग रिडक्शन कैसे करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एडिशन के थ्रू केवल करा रहे हैं। तो रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होता, इस चीज का तुम लोग को आइडिया लग गया होगा क्लास 10th में। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक पार्ट है उसका, मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो रिडक्शन कराएंगे, लेकिन इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हुए काम करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे एक चीज देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराए तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हटा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो मान लो कि अगर हम लोग का ये कंपाउंड दे रखा, इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराए, तो हम लोग का ये जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, तो जिसको ब्लू से मार्क कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट हाइड्रोजनेशन करने पे हट जाएगा, उन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। बट क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसको दिखाने की जरूरत तो है नहीं, तो इसका मतलब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोजन के एडिशन से आराम से अल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ एक और चीज बोल सकते थे, अगर एक पाई बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन से अपना काम हो गया। बट अगर मान लो इस सवाल में 2 पाई बॉन्ड होता, तो 2 जगह पे अगर पाई बॉन्ड है तो दोनों जगह पे हम लोगों को एक एक मोल हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ता। पहला मोल हाइड्रोजन पहले वाले पाई बॉन्ड के साथ जाता और दूसरा मोल हाइड्रोजन दूसरे वाले पार्ट के साथ चला जाता। प्रोडक्ट अभी भी यही बनता, प्रोडक्ट अभी भी ब्यूटेन ही बनाते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि 2 जगह अनसैचुरेशन था तो उस केस में 2 मोल H2 का एडिशन करके काम किए हम लोग। मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा हम लोगों का जहाँ पे 3 जगह पाई बॉन्ड है, तो 3 जगह पाई बॉन्ड होने का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 3 के बराबर है। और अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो पहला मोल हाइड्रोजन पहले पाई बॉन्ड पे ऐड होगा, दूसरा मोल हाइड्रोजन दूसरे पाई बॉन्ड पे ऐड होगा, तीसरा मोल हाइड्रोजन तीसरे पाई बॉन्ड पे ऐड होगा। ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराए तो पहला पाई बॉन्ड खत्म होगा, दूसरा भी खत्म होगा, तीसरा भी खत्म होगा। इसका मतलब आराम से ये स्ट्रक्चर हम लोगों का ओपन चेन हाइड्रोकार्बन निकल के आता है। तो एक चीज देखो, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 था तो 3 मोल हाइड्रोजन के एडिशन करने पे ओपन चेन स्ट्रक्चर आया। और ओपन चेन का मतलब लीनियर स्ट्रक्चर कोई जरूरी चीज नहीं है। ओपन चेन का मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर ये केस लेके चलता है, मान लो ये केस लेके चलता है, तो इसमें अगर हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो कितना आना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बताओ, जल्दी बताओ। सर 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 2 के बराबर आना चाहिए। सर 2। हाँ ठीक है 2। तो इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर सकते थे और दूसरा मोल हाइड्रोजन दूसरे पाई बॉन्ड में ऐड करके 2 मोल H2 को ऐड करा के इस पूरे कंपाउंड को आराम से
ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपन चेन में लीनियर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, बस स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी रिंग का पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी साइक्लिक पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 था तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था। तो जो अभी डेफिनेशन लिखाया हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स, इसका मतलब ये है कितना मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे ताकि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए ओपन चेन स्ट्रक्चर में। इस चीज को हम लोग हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स आराम से बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक रिंग है तो इस रिंग वाले पार्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, जल्दी बताओ। 1. 1 के बराबर, हाँ। 1. अगर एक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर। तो अगर एक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर होने का मतलब ये है कि अगर इसमें हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन करें, केवल 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन करें, तो हम लोग का जो ये रिंग वाला पार्ट है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा उसको एक चीज देखो। अगर इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो इन 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड को हटा दो, किसी एक बॉन्ड को, तो हम लोगों का ओपन चेन स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। मतलब जो 6 मेंबर रिंग था या साइक्लिक रिंग था या फिर साइक्लिक कंपाउंड था, इन कंपाउंड को केवल ब्रेक कर देना है, मतलब इसमें रिंग के पार्ट को ब्रेक कर देना है। तो इस रिंग के पार्ट को ब्रेक करने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोई भी एक बॉन्ड ले सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे एक हाइड्रोजन का एडिशन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का एडिशन। तो इस केस में हाइड्रोजन का जब एडिशन होगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में एक ओपन चेन स्ट्रक्चर निकल के आएगा। पहले भी 6 कार्बन था। हेलो। हाँ हेलो। नहीं नहीं सर, आवाज़ नहीं आ रहा था। पहले भी हम लोग के पास 6 कार्बन था और अभी भी 6 कार्बन है। अगर ढंग से देखो तो मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो एक रिंग वाले पार्ट में भी हम लोगों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर होता है। ऑल्दो रिंग में अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, तो बहुत हाई टेम्परेचर देने पे और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है और उस केस में ओपन चेन स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। तो जितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है उतने मोल ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन होना होगा, तभी जाके हम लोग कंपाउंड को फुल्ली ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो उतने ऊपर जितने भी एग्जांपल्स कराए थे उसमें से कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 के बराबर है। इसका मतलब 4 मोल हाइड्रोजन का एडिशन कराना होगा। तो पहला मोल एडिशन कराए तो एक पाई बॉन्ड हटा, दूसरा मोल एडिशन कराए तो दूसरा पाई बॉन्ड हटा, तीसरा मोल एडिशन कराए तो तीसरा पाई बॉन्ड हटा। अब जब चौथा मोल का एडिशन कराएंगे तो रिंग का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होगा, आराम से ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया तो फर्दर कोई हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कर सकते हम लोग। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 9 है, मान लो 9 नहीं, 9 छोड़ते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर को देख के बड़ा मजा आएगा, इसको हम अलग से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट को नीचे ही मेंशन कर देते हैं, चाहे तो अपने कॉपी में भी इस चीज को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे तो उसमें क्यूबेन का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो हमको अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, हाँ। और इस स्ट्रक्चर को ढंग से समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। मतलब कैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इस चीज को रिपीट कर देंगे। चलो ध्यान दो, ऊपर कैलकुलेशन किया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आया था। तो 5 का मतलब 5 मोल हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एडिशन करते जाते हैं और ढंग से देखना। जैसे पहले यहाँ जो बॉन्ड है इसको व्हाइट से डिनोट कर देते हैं, ये वाला पार्ट। पहले हम लोग एक हाइड्रोजन का एडिशन किए तो एक बॉन्ड को ब्रेक करके हटा देते हैं, तो इसको हटा दिया, मतलब एक हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट को व्हाइट कर देते हैं, मतलब दूसरा मोल हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो इस वाले पार्ट को हटा देंगे। हो गया ये भी काम खत्म। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं जिसको व्हाइट किया, तो तीसरा मोल का एडिशन करेंगे तो ये तीसरा मोल हट जाएगा। फिर उसके बाद मान लो अगर हम लोग को चौथा मोल का हटाना है तो ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। तो जब इसको हटाएंगे तो उस केस में
ये स्ट्रक्चर अभी निकल के आया। फिर उसके बाद 5वें मोल हाइड्रोजन के लिए हम लोग इस पीछे वाले बॉन्ड को हटा देते हैं। तो जब इस पीछे वाले पार्ट को हटाएंगे तो उस केस में देख के मालूम पड़ रहा है तुम लोगों को कि हम लोग के पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर निकल के आ गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन निकल के आ गया। इसका मतलब अब हम लोग फर्दर किसी हाइड्रोजन का एडिशन नहीं करा सकते हैं। तो हम लोग का जो क्यूबेन का स्ट्रक्चर है, उस क्यूबेन वाले पार्ट में जब हम लोग 5 मोल हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तब उस केस में हम लोग को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। मतलब हम लोग उसमें छठा मोल हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। और अगर यहाँ पे डाउट नहीं है तो अब इसके बाद बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हम लोग के शुरू होंगे जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, उन सब का डिस्कशन करना है बेसिकली हम लोग को। तो 1 मिनट। चलो भाई ध्यान दो इसके आगे वाले टॉपिक में। अब सिंपल सा टॉपिक है। अब हम लोग कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स जानने हैं जो 10th क्लास में सुना भी था तुम लोगों ने। सबसे पहला टर्म जो हम लोग को डिस्कस करना है, होमोलोग्स। क्या सुना है भाई होमोलोग्स के बारे में? जल्दी बताओ क्या सुना है। अनुष्का तुम बताओ भाई होमोलोग्स क्या होता है? क्या सुना है भाई, जल्दी बताओ। बता ही नहीं रही भाई। सबके पास अच्छा ऑप्शन आ गया गूगल का, सब गूगल कर करके बताता है। अपूर्वा जल्दी बताओ होमोलोग्स क्या होता है? सर जिसका जो सेम दिखता है बट होता नहीं है, या ऐसे ही कुछ था सर, याद नहीं है। वो तो आइसोमर होता है भाई। अरे नहीं सर, होमोलॉग्स में शायद फीचर सेम होता है, नहीं याद है हमको। एक कुछ दिनों पहले एक वो चला था, क्रिकेट में हुआ था ना, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो एक पाकिस्तानी जो था वो, उसका जो फैन था, कोई विजिटर था, उसका उसका बहुत एक वायरल वीडियो चला। तो भाई मारो मुझे मारो, वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा मेरा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। और बोला तुमको मारेंगे अब, ठीक है मारो मुझे मारो। बता तू ये आंसर बता आयुष, क्या होता है होमोलोग? ऐसे सुने तो थे, याद नहीं आ रहा है। नालायक। आकाश? सर वो CH2 consequence। सर वो कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कुछ। हाँ सर, CH2 से अच्छा डिफरेंस ठीक है रहता ठीक है। है ठीक है, शांत हो जाओ। आकाश बताओ भाई। सर याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? सब लोग शर्म के मारे डूब मरो कहीं जा करके। 10th क्लास अभी पढ़ा है और याद नहीं आ रहा, सोच लो। ये चीज, ये टॉपिक वैसे क्लास 11th का सबसे लास्ट टॉपिक है, बट इस साल हम लोग थोड़ा सीक्वेंसिंग चेंज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक लास्ट में पढ़ा देते तो तुम लोग कुछ पता ही नहीं चलता, याद नहीं आ रहा। कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स विद सेम, नोट करते जाओ फटाफट। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में पढ़ा था वो ग्रुप या फिर वो एलिमेंट जो पूरे के पूरे कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप and a difference of CH2 unit are homologues, are homologues। इसके नीचे ये भी हेडिंग डाल दो, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप
और हम लोग इन जनरल फंक्शनल ग्रुप को FG से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार ये टर्म फंक्शनल ग्रुप आएगा और फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। इसीलिए तुम लोग को बेसिक 2-3 लेक्चर्स हम देते हैं, मतलब 11th क्लास वालों को हम देते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलता कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और वो क्लास 12 पढ़ के निकल जाते हैं। मतलब ये एक प्रॉब्लम पास आउट वाले बैच के साथ होता है, मतलब जो 12th का एग्जाम दे देते हैं उनको भी फंक्शनल ग्रुप पहचानना नहीं आता। ये लोगों को लगता है बहुत हल्का चीज है, ये तो अपने आप से पढ़ लेगा, बट ये प्रॉब्लम होता है सबको फंक्शनल ग्रुप पहचानने में। डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, बट फंक्शनल ग्रुप जैसे क्लास 10th में पढ़ा था, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये सारे जो ग्रुप्स हैं इसको पहचानने आना चाहिए, उन सब के नाम मालूम होने चाहिए, उन सब का क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए, तब जाके हम लोग किसी भी रिएक्शन को जज कर पाएंगे कि ये रिएक्शन क्या प्रोडक्ट दे पाएगा। रिएक्शन समझना आसान हो जाता है। नोट करते जाओ डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप का। एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, element or group of element which determines the overall which determines the overall physical and chemical properties of a compound. कोई भी एलिमेंट जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा का पूरा ग्रुप होता है, वो COOH पूरा ग्रुप हो जाता है। तो कोई भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो पूरे कंपाउंड से अटैच होने पे उस कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कराएगा, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और जो एग्जाम्पल्स हम लोग को ध्यान रखते हैं, मतलब 10th क्लास में तो बहुत ही कम एग्जाम्पल था, वहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर था, और हाइड्रोकार्बन में अल्कीन था। बट यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एग्जाम्पल्स जानने हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, लेकिन हम लोग 15-16 का लिस्ट बना के रखेंगे, केवल उन्हीं लिस्ट के हिसाब से काम करना। अभी जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें उन्हीं 15-16 फंक्शनल ग्रुप्स में से चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी। जैसे अगर मान लो हेलोजन है तो हेलोजन वाले पार्ट को नॉर्मली एक्स से डिनोट किया करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सिंपली हेलोजन लिख करके काम कर सकते हैं, या फिर हेलोजन की जगह पे हम लोग हलाइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हेलोजन बोलो या हलाइड वर्ड यूज करो, जैसे फ्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, वैसे ही हलाइड वर्ड यूज कर सकते हैं आराम से। अगर एक्स रहा तो हेलोजन वर्ड यूज करके काम कर सकते हैं। एक जनरल कन्वेंशन है, एक्स से हम लोग हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। OH वाला पार्ट सब लोगों ने देख रखा होगा कि OH वाला पार्ट एक सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट करता है। अगर केवल मतलब एक नॉर्मल कार्बन पे अगर केवल OH ग्रुप है और कुछ नहीं है, तब उस केस में अल्कोहल हम लोग का फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इन जनरल, और एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा कन्वेंशन ध्यान रखना, एक कार्बन चेन को, मतलब एक अल्केन के कार्बन चेन को हम लोग नॉर्मली R से डिनोट कर देते हैं, और बोलने का तरीका होता है अल्काइल ग्रुप। मतलब ये बोलने का एक जनरल लैंग्वेज होगा। अल्काइल ग्रुप मतलब एक नॉर्मल कार्बन चेन अल्केन से रिलेटेड, और उसको R से डिनोट किया जाता है हमेशा, ठीक है, एक कन्वेंशन माना जाता है। तो जो हम लोग का OH है, अगर वो सिंपल एक नॉर्मल कार्बन चेन पे अटैच होगा तो हम लोग वहाँ पे टर्म अल्कोहल आराम से बोल के काम कर सकते हैं। तो R के साथ OH मतलब अल्कोहल हो जाएगा। उसके अलावा अगर OH के जगह पे NH2 ग्रुप हुआ तो NH2 वाले पार्ट में हम लोग टर्म अमाइन यूज कर सकते हैं। वैसे एक छोटा सा पार्ट इसमें और भी होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल NH2 हो, जैसे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे कार्बन चेन अल्काइल के साथ NH2 ये भी अमाइन होगा, या फिर अगर हम लोग इस नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें, मतलब NH2 में से एक हाइड्रोजन को हटा के फिर एक और कार्बन चेन अटैच कर दे, ये भी अमाइन ग्रुप होगा। और अगर हम लोग तीनों के तीनों हाइड्रोजन के जगह पे तीनों के तीनों कार्बन चेन डाल दे तो भी ये अमाइन ही होगा। ये पार्ट थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बस डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम लोग जस्ट अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर NH2 हुआ या फिर NHR हुआ या फिर NR2 हुआ, मतलब दो हाइड्रोजन बचे या एक हाइड्रोजन बचा या फिर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, केवल कार्बन ही एसोसिएटेड है, तब उस केस में हम लोग एक नॉर्मल कार्बन चेन, नॉर्मल अल्केन होना चाहिए, अल्केन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तब उस केस में हम लोग अमाइन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तीनों का डिफरेंस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग COOH लिख सकते हैं आराम से, सुन रखा है बचपन से कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। C के साथ डबल बॉन्ड O और OH। थोड़ा एक चीज़ पे ध्यान दो, उसके बाद नोट करना। जैसे ऊपर में हम लोग के पास OH है, ठीक है, नीचे भी हम लोग के पास OH है, लेकिन ऊपर में जो OH था वो अभी दिखाया था तुम लोगों को, राइट साइड में देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल अल्केन चेन के साथ अटैच होना चाहिए, नॉर्मल कार्बन चेन के साथ या नॉर्मल अल्केन के साथ अटैच होना चाहिए, तब उस केस में हम लोग वहाँ पे अल्कोहल बोलेंगे। बट अगर हम लोगों के एक नॉर्मल कार्बन चेन के साथ OH डायरेक्टली ना अटैच होके, अगर वो OH वाला पार्ट इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मतलब OH वाला पार्ट डायरेक्टली इस R से अटैच ना होके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होगा, तब उस केस में इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पे टर्म अल्कोहल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि OH जब इस ग्रुप से अटैच होता है तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है थोड़ा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का हो जाता है, जबकि अल्कोहल वाला पार्ट बेसिक नेचर का होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली किसी एक कंपाउंड से अटैच्ड है, मतलब कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो अल्कोहल। बट अगर वो OH ग्रुप वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, उस केस में हम लोग वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करके चलेंगे, और इसको लिखने का तरीका R के साथ COOH आराम से लिखा जा सकता है। नोट करो इतने पार्ट को। उसके अलावा क्लास 10th में ईस्टर वाला पार्ट सुना था। ईस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है नॉर्मली, इसमें एक तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, उसके साथ OH वाले पार्ट के जगह पे OR ग्रुप अटैच होता है, इस चीज को हम ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा, COOR, जैसे COOH था तो इस OH के जगह पे OR ग्रुप है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे टर्म ईस्टर बोलते हुए काम कर सकते हैं। पॉइंट ये होगा, कार्बन चेन वाले पार्ट के साथ एक C डबल बॉन्ड O होगा, उसके साथ एक ऑक्सीजन होगा, उसके साथ फिर से कोई नया कार्बन चेन वाला पार्ट रहेगा। तो इस केस में अगर ऐसा ग्रुप रहा, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन, कार्बन के साथ कार्बन चेन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन होना चाहिए, तो हम लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। सिमिलर टाइप का नाम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन चेन है, ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, मतलब R के साथ O, O के साथ R। तो उस केस में एक चीज देखो, ऊपर वाले केस में भी O के साथ R था, लेकिन ऊपर वाले केस में O के साथ जो R था वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच था, तो उस केस में ईस्टर वर्ड यूज कर रहे थे। बट OR वाला जो ग्रुप है, अगर वो एक नॉर्मल अल्केन के साथ अटैच्ड है, नॉर्मल अल्केन चेन के साथ अटैच्ड है, तो हम लोग वहाँ पे टर्म ईथर यूज करना शुरू करेंगे, उसको ईस्टर नहीं बोलेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप तो पहचान का होगा, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप ये, जल्दी बताओ 7 नंबर में। बताओ भाई जल्दी, 7 नंबर में क्या फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कीटोन है ये? अरे चपंडुक आदमी। CH वाले पार्ट का मतलब एल्डिहाइड होता है, तो इसमें भी नॉर्मली रिप्रेजेंट करने का तरीका, कार्बन चेन के साथ C डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन उस C डबल बॉन्ड O के साथ H होना चाहिए, तब उस केस में हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। बट अगर उसी C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट के साथ हम लोग के पास H के जगह पे कार्बन चेन है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कहीं भी हम लोग अगर कार्बन चेन के दोनों तरफ फ्री वैलेंसी डाल दिए, फ्री लाइन डाल दिए जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे बेसिकली एक नॉर्मल कार्बन चेन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये कन्वेंशन ध्यान रखना। जब भी कभी फ्री वैलेंसी है, इसका मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते वक्त फंक्शनल ग्रुप में मान के चलते हैं कि जब कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे कार्बन चेन वाला पार्ट आएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन चेन वाला पार्ट है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग। कौन इतना हॉर्न मार रहा है भाई?
जब हम लोग कार्बन चेन के दोनों तरफ R वाले ग्रुप को डाल के चलेंगे तब इस केस में यहाँ पे हम लोग टर्म आराम से कीटोन लेके चल सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है, एक नॉर्मल बॉन्ड के साथ CO, उसके पास फिर वापस से नॉर्मल बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं, इसको कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। आगे नोट करते जाओ फटाफट। कीटोन के बाद हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप ये ले सकते हैं COX, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O के साथ हेलोजन। अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच था फंक्शनल ग्रुप से, मतलब डायरेक्टली अटैच था कार्बन चेन के साथ, तब उस केस में हलाइड बोल रहे थे हम लोग। लेकिन अगर वही हेलोजन वाला पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तब इस केस में इसको हलाइड नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग असाइल हलाइड बोलते हैं, या इसी चीज को हम लोग एसिड हलाइड भी बोलते हैं। ये एक नाम थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, असाइल हलाइड या फिर एसिड हलाइड। उसके अलावा एक ये ग्रुप होगा जिसका ध्यान रखना है, NH2। ऊपर में मेंशन किया था एग्जांपल नंबर 3 में, अगर NH2 है तो अमाइन बोलते हैं, बट अगर NH2 नॉर्मल कार्बन चेन से अटैच्ड है तो अमाइन बोलेंगे। लेकिन अगर उसी नॉर्मल कार्बन चेन के जगह पे NH2 अगर C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड होगा, तो इस केस में इस चीज को हम लोग अमाइन नहीं बोलते, इस चीज को हम लोग नया फंक्शनल ग्रुप नाम देते हैं अमाइड। मतलब अगर कोई भी ग्रुप C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो लिखने का तरीका ऐसा होगा, R के साथ C डबल बॉन्ड O NH2। लेकिन सेम कंसिडरेशन यहाँ पे भी है, जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे एक कार्बन चेन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग का नाइट्रोजन वाला पार्ट है वहाँ से हम लोग दूसरे कार्बन चेन को, सॉरी दूसरे हाइड्रोजन को हटा के भी 2 कार्बन चेन लगा सकते हैं। सबको हम लोग अमाइड बोलेंगे छोटे से डिफरेंस के साथ, बट नाम अमाइड ही होगा। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं CONH2, ये भी लिखने का तरीका हो सकता है, नोट कर लो। इन सब के बाद एक CN ग्रुप होगा जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। इस चीज को हम लोग साइनाइड बोलते हैं, और नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा, R के साथ CN, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है साइनाइड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि साइनाइड वाला पार्ट ही केवल CN होता है, उसके जगह पे कुछ नया नाम भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग NC भी वर्ड मेंशन कर सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C। और जब कार्बन वाला पार्ट किसी कार्बन चेन से अटैच्ड है तो नाम साइनाइड यूज करते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, जैसे RNC, तब इस केस में नाम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, आइसोसाइनाइड वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, साइनाइड के जगह पे आइसोसाइनाइड। हाँ, वैसे इसका एक और भी नाम है, साइनाइड के साथ साथ इसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड और नाइट्राइल। तो नीचे वाले केस में हम लोग आइसोनाइट्राइल वर्ड भी लिख करके काम चला सकते हैं। जब भी कभी किसी एक ग्रुप में नाइट्रोजन है और पहले हम लोग नॉर्मल कहीं दूसरे से बॉन्ड बनाए थे, अभी नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दिए, तो नाम चेंज होकर के आइसो हो जाया करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नाम NO2 के साथ हम लोग नाइट्रो ग्रुप बोल सकते हैं इस चीज को, R के साथ NO2 ग्रुप होगा, नाइट्रो बोलने का तरीका होगा इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में SO3H वाला पार्ट कंसिडर करते हैं हम लोग नॉर्मली, इस चीज को सल्फोनिक एसिड बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग COOH लेते हैं तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग टर्म सल्फोनिक एसिड वर्ड यूज करते हैं, और R के साथ SO3H वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। उनके अलावा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच गया? हाँ ठीक है, एक और फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एनहाइड्राइड। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हुआ और C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन, फिर वापस से C डबल बॉन्ड O हुआ, तो इस चीज को फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये 15-16 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, और बाकी टाइम के साथ तुम यूज टू हो जाओगे कि हाँ भाई ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है। बट ये सब फंक्शनल ग्रुप्स पहचानने आना चाहिए ताकि आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो। नोमेनक्लेचर में पहला काम फंक्शनल ग्रुप पहचानने का होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। वैसे नोमेनक्लेचर में 15 फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते, नोमेनक्लेचर में केवल 12 फंक्शनल ग्रुप्स है, जिनमें हम लोग NO2 को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। उसके अलावा हम लोग
ईस्टर को सॉरी ईथर को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, और उसके अलावा हलाइड वाले पार्ट को नोमेनक्लेचर के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। तो इन 15 में से 3 फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर के हिसाब से अपने काम के नहीं होते, बाकी 12 फंक्शनल ग्रुप अपने काम के होते हैं। नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए, और साथ ही साथ प्रायोरिटी का एक ऑर्डर याद करके काम करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ये चीज तुम लोग को थोड़ा रटना पड़ेगा। और नॉर्मली एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आर के साथ सी डबल बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन के साथ सी डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद आर। इस चीज को हम लोग एनहाइड्राइड बोल के आराम से काम करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी का कुछ नोट करना रह गया है तो बताओ, या किसी को कोई डाउट रह गया है तो बताओ, और नहीं तो फिर क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं जिसमें तुमको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है हर एक कंपाउंड में। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बट फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप find the types of functional group present in the given compound. Present in the given compound. और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तुम लोग को पहचानना है सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स। और जिससे पूछेंगे वही जवाब देते जाएगा। सर बोलो। सर एक डेमो समझा दीजिए ना। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन बता देते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेने दो। चलो ये पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो पहला क्या क्वेश्चन है, मैं काम करते सबसे बड़ा ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट। जैसे एक चीज देखना, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में जो भी केसेस लेके चले थे हम लोग, ऊपर के जो भी केसेस लेके चले थे, एक बार उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वाले केस में हम लोग के पास हेलोजन था, दूसरे वाले केस में OH है, तीसरे वाले केस में नाइट्रोजन है, चौथे वाले केस में फिर से ऑक्सीजन है, पांचवे वाले केस में ऑक्सीजन है, छठे वाले केस में ऑक्सीजन है, 7th में ऑक्सीजन है, 8th में ऑक्सीजन है, 9th में ऑक्सीजन हेलोजन दोनों है, 10th वाले केस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है, 11th में भी नाइट्रोजन है, उसके आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, 14th में सल्फर ऑक्सीजन है, 15th में ऑक्सीजन है। तो एक चीज देखो, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं डाला जहाँ पे केवल कार्बन वाला पार्ट है। हमेशा हम लोग कोई ऐसा केवल कार्बन बोल रहे हैं, कार्बन की बात नहीं करेंगे, कार्बन कार्बन नहीं हो सकता, केवल कार्बन है ऐसा नहीं है। कार्बन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है कोई दूसरा ही एलिमेंट हो, या हो सकता है कार्बन के साथ कंबाइंड फॉर्म में कोई दूसरा एलिमेंट हो। जैसे ये 15 नंबर वाला पार्ट है, तो कार्बन के साथ कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है। ऊपर वाले केस में कार्बन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, NO2 में कार्बन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन साइनाइड में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्बन से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से है कि हम लोग का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है। तो जहां जहां पे तुमको कार्बन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट दिखाई देंगे, उन सब पॉइंट्स को चेक करना होगा अपने को। जैसे सबसे पहला पार्ट N वाला पार्ट दिख रहा, दूसरा पार्ट यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा, तीसरा इधर ऑक्सीजन दिख रहा, चौथा यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा, यहाँ पे SO3H वाले पार्ट में सल्फर ऑक्सीजन सब दिख रहा, और यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो इन 6 पॉइंट से ही एसोसिएटेड होंगे। मतलब जो 6 पॉइंट दिख रहे हैं, इन 6 पॉइंट से एसोसिएटेड ही कुछ ना कुछ निकल के आएगा।
अब एक चीज देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन वाला पार्ट, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में हम लोग की तरफ तीनों तरफ कार्बन चेन है, नाइट्रोजन से एक कार्बन चेन, दूसरा कार्बन चेन, तीसरा कार्बन चेन। तो अगर नाइट्रोजन से केवल कार्बन अटैच्ड है, तब उस केस में ऊपर जो हम लोगों ने एग्जांपल्स रखा था, इन सब एग्जांपल्स में अगर चेक करें नाइट्रोजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप, तो नाइट्रोजन से अगर तीनों तरफ कार्बन चेन है, जैसे यहाँ लास्ट वाले केस में दिखा रखा, नाइट्रोजन से तीनों तरफ कार्बन चेन, तो उस केस में अमाइन उस चीज को बोल सकते हैं। अभी क्योंकि तुम लोग के लिए नया है ये चीज, तो तुमको लिस्ट देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट देखो, उस तरह का फंक्शनल ग्रुप को ढूंढो और उससे आंसर निकालना है तुम लोग को। ये काम करना पड़ेगा अभी, ताकि आगे जाने के बाद इन सब चीजों से यूज टू हो जाए। लिस्ट देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम एकदम याद कर लेंगे, सर बोल दिया मेरे दिमाग में आ गया, ऐसा नहीं होता। लिस्ट देखो, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप तुमको दिख रहा है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी या फिर उससे रिलेटेड बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन को अप्लाई करके देखो। तो हमको ये दिखा कि उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में नाइट्रोजन वाला पार्ट तो था, बट नाइट्रोजन वाले पार्ट से केवल कार्बन चेन अटैच था। तो ऐसा चीज तो अमाइन में होता है, तो इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास अमाइन हो गया। नाइट्रोजन और भी जगह पे था, जैसे नाइट्रोजन से एसोसिएटेड सारे फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं, तो 13 नंबर में NO2 है, लेकिन उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में NO2 तो नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद CN वाले पार्ट में C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N है, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा NH2 वाले पार्ट के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन चेन हो सकता है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो अगर नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड होगा, तब उस केस में हम लोग आराम से वहाँ पे अमाइड फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन के साथ कोई सी डबल बॉन्ड ओ अटैच नहीं है, मतलब अमाइड वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बच गया नाइट्रोजन से एसोसिएटेड, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे नाइट्रोजन से तीनों तरफ कार्बन चेन अटैच्ड है, इसका मतलब हम लोग अमाइन स्ट्रक्चर की बात करते हुए काम कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप दिखा हमको, उसको जब नाइट्रोजन से एसोसिएटेड सारे फंक्शनल ग्रुप से रिलेट किया, तो देखा कि वही अमाइन वाला ही पार्ट इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे अमाइन होगा। फिर उसके बाद ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं। ऑक्सीजन से रिलेटेड कितने सारे फंक्शनल ग्रुप से उन सबको रिलेट करते हैं, तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है और कुछ नहीं है, इधर भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है। तो सबसे पहला पार्ट, अगर हम लोग 15 नंबर की बात करें, तो ऑक्सीजन तो है, बट इसके दोनों तरफ कार्बन चेन में C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 14 नंबर SO3H है, हो नहीं सकता। NO2 में नाइट्रोजन होना चाहिए, हो नहीं सकता। 11 नंबर 12 नंबर वाले पार्ट में तो हम लोग का नाइट्रोजन ही है, केवल ऑक्सीजन है नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। CONH2 में ऑक्सीजन तो है, बट डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, ये हो नहीं सकता, और नाइट्रोजन भी नहीं है वहाँ पे। COX में हेलोजन होना चाहिए, वो है नहीं वहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता। C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन है, जबकि वहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन था। तो क्वेश्चन नंबर मतलब उस पार्ट में 8 नंबर भी नहीं हो सकता, 7 नंबर नहीं हो सकता। 6 नंबर वाला पार्ट, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, सिंपल कार्बन है, मतलब इथर वाला पार्ट है। तो दिख गया कि हाँ भाई, ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जो यहाँ पे दे रखा, ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अपना इथर फंक्शनल ग्रुप है। फिर उसके आगे और जाएंगे, नीचे वाले पार्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में अटैच्ड है, और उसके आजू बाजू में केवल कार्बन चेन है। तो इस तरह का चीज हम लोग कीटोन वाले पार्ट में कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे SO3H वाला पार्ट है, तो SO3H वाला पार्ट अभी जस्ट ऊपर देखो तो पता चलेगा, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग सल्फोनिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड अपना फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे लास्ट पार्ट है, इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग ढंग से देखें, तो कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उससे एक और ऑक्सीजन भी अटैच्ड है। तो बेसिकली 2 ऑक्सीजन आजू बाजू है एक ही कार्बन से अटैच्ड, ऐसा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन वाला पार्ट भी है। लेफ्ट में कार्बन चेन है, राइट में कार्बन चेन है। तो अब ऊपर से जब इसको रिलेट करना शुरू करेंगे, तो पहला चीज 50 नंबर, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। SO3H वाला पार्ट सल्फोनिक एसिड नहीं हो सकता, नाइट्रोजन वहाँ था नहीं, ये भी नहीं हो सकता। NC पॉसिबल नहीं है, CN पॉसिबल नहीं है। 10 नंबर में भी नाइट्रोजन है, ये नहीं हो सकता। 9 नंबर में हेलोजन है, ये भी नहीं हो सकता। 8 नंबर में C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन इसके दोनों तरफ कार्बन चेन है, जबकि वहाँ पे C डबल बॉन्ड O के एक तरफ ऑक्सीजन था और दूसरी तरफ कार्बन चेन था, तो 8 नंबर नहीं हो सकता। 7 नंबर में C डबल बॉन्ड O के साथ H है, ये भी नहीं हो सकता। और ऊपर जाते हैं, 6 नंबर वाले पार्ट में कहीं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट,
सॉरी मतलब एग्जांपल नंबर 5 वाला पार्ट, तो सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, उसके साथ भी कार्बन चेन है, उसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन चेन है। तो जब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन है और कार्बन के साथ कार्बन चेन है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक ईस्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम लोग के क्वेश्चन में देख के ऐसा लग रहा था कि दो अलग अलग ऑक्सीजन थे, लेकिन इसको कंबाइंड फॉर्म में, ये पूरे के पूरे यूनिट को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग आराम से ईस्टर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर अमाइन मिल गया, ईथर मिल गया, कीटोन मिल गया, सल्फोनिक एसिड मिल गया और ईस्टर वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप मिल गया। समझ आया सवाल? Yes, sir. चलो ठीक है, अगर समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 1-2 ट्राई करके देखो, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करके देखो। बन गया सर। पहले वाले का आंसर हम बता रहे हैं, एक बार सोच के देखना, मतलब अगर आंसर में कहीं डिफिकल्टी होगा तो पूछ लेना। पहले वाले केस में हम लोगों के पास ठीक है, एक तो इधर साइड फंक्शनल ग्रुप है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कीटोन हो गया सबसे पहला। दूसरा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, ये भी कीटोन ही है। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दे रखा OH वाला पार्ट, ये चीज़ हम लोग का एल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि OH वाला पार्ट डायरेक्टली उस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, वो किसी दूसरे कार्बन से अटैच है, बीच में कार्बन आ रखा है, तो इसलिए पूरा का पूरा यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। इस एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके देखो। सर एमाइड, सल्फोनिक एसिड और कीटोन। हाँ, अच्छा आंसर बता रही है, अच्छा एक हाँ सेकेंड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। हाँ हाँ सर भाई, ठीक है सर। ऊपर वाले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। जिसको भी डिफिकल्टी होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेसिक चीज है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का चीज लगता है, जैसे 10th क्लास में जब सुना था फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल पहचानने में टाइम लगता था, बट एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आगे बहुत मजा आएगा इसमें। यहाँ वाले पार्ट में अमाइन है, फिर उसके बाद उसके आगे वाले पार्ट में यहाँ पे कीटोन दिख रहा, और नीचे वाले पार्ट में SO3H वाला पार्ट, मतलब हम लोगों को सल्फोनिक एसिड दिख रहा, सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा हम लोगों का अमाइन, उसके बाद सल्फोनिक एसिड और कीटोन, ये 4 फंक्शनल ग्रुप है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो।
थोड़ा बड़ा सवाल है, ढंग से नोट करना। अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ट्राई करो। ट्राई करो भाई सवाल। अब यहाँ पे हम लोग का अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाला पार्ट शुरू कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट से पहले डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, उसके अलावा डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन क्या होता है, ये 4 चीज़ों का डेफिनेशन आएगा। और हम लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटाइन, इस तरह का नाम कैसे दिया करते थे, ये सब चीज़ों का डिस्कशन चलेगा। चलो जिससे जवाब पूछेंगे वही आंसर बताएगा तो ज़्यादा बेटर है। प्रशांत, अब यार तुम्हारा नंबर नहीं आया, बताओ पहले वाले केस में कितना फंक्शनल ग्रुप है? क्या कहना है? इथाइल हैलाइड है। क्या है? इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड नहीं, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, असाइल हैलाइड बोलते हैं उसको, इथाइल हैलाइड नहीं बोलते। ठीक है, ये जो ग्रुप है असाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं, दोनों नाम चलता है। तो असाइल हैलाइड में कौन सा हैलोजन है? यहाँ पे क्लोरीन है, तो उसके इसमें असाइल क्लोराइड नाम दे सकते हैं आराम से, असाइल क्लोराइड। और कोई इसके बाद? Cl वाला हैलाइड है। Cl वाला हैलाइड है, मतलब क्लोराइड है बेसिकली। और उसके बाद? अभी कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट नहीं किया? मैथ्स चल रहा है जो कैलकुलेट मतलब करना है। अभी ढूंढना है, बाकी ढूंढना बाकी है, जल्दी मैच करो लिस्ट से। इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये पार्ट तुम लोग का एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अभी डिस्कस करते हैं।
या दोनों ही क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई करके आओ। टाइम तो हो ही गया खैर, ठीक है। हाँ, दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई करके आओ। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पहले बताएंगे और आंसर बताने के बाद फिर तुम लोगों का आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का डिस्कशन कराएंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक का तो पूछ सकते हैं आराम से, जल्दी बोलो भाई किसी को कोई डाउट है तो। चलो अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर।